तो दिल्ली में धमाके के बाद एक और बड़ी खबर सामने आई है। भारत ने आज के लिए नया नोटम जारी किया है। वायुसेना ने कुछ स्थानों इलाकों में अस्थायी रूप से बंद किया एयर स्पेस। नागरिक हवाई यातायात के मार्ग बदलने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी और मध्य प्रदेश के ऊपर सिविल उड़ानों के रूट बदले गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर यूपी और एमपी के ऊपर सिविल उड़ानों के लिए रूट जो है वो बदले गए हैं। वायुसेना ने नया नोटम जो है वो जारी किया है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। वायुसेना ने कुछ इलाकों में अस्थायी रूप से एयर स्पेस बंद किया है। यूपी और मध्य प्रदेश के ऊपर सिविल उड़ानों के रूट जो है वो बदलने की बात कही गई है। बड़ी जानकारी है। भारत ने आज के लिए नया नोटम जारी किया। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। नागरिक हवाई यातायात के मार्ग बदलने की बात कही गई है। यूपी और मध्य प्रदेश के ऊपर सिविल उड़ानों के रूट जो है वो बदलने की बात जो है वो निकलकर सामने आई है। रूट जो है वो बदले जाएंगे। बड़ी अपडेट है ये। यूपी और एमपी के लिए ऊपर से सिविल उड़ानों के रूट बदलने का नोटम जो है वो जारी किया गया है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कुछ इलाकों में अस्थायी रूप से एयर स्पेस बंद किया गया है। तो दिल्ली धमाके के बाद ये इस तरीके से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। कुछ इलाकों में अस्थायी रूप से एयर स्पेस बंद किया गया है। बड़ी अपडेट है ये जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में अस्थायी रूप से एयर स्पेस बंद किया गया है। ये अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। वायुसेना ने कुछ इलाकों में एयर स्पेस बंद किया है। बड़ी जानकारी है। यूपी और मध्य प्रदेश के ऊपर सिविल उड़ानों के रूट बदले गए हैं। दिल्ली में धमाके के बाद ये एक और बड़ी अपडेट है। भारत ने आज के लिए नया नोटम जारी किया है। वायुसेना ने कुछ इलाकों में अस्थायी रूप से एयर स्पेस बंद किया है। नागरिक हवाई यातायात के मार्ग बदलने के निर्देश दिए। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। आरजू, इस नोटम को लेकर और क्या जानकारी मिल पाई है? किस तरीके से एयर स्पेस बंद करने के लिए कहा गया? जो जानकारी है वो सामने आ रही है, जिसमें भारत ने एक साथ कई नोटम जो है अब वो जारी करे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि कुछ इलाकों में अस्थायी रूप से जो सिविल फ्लाइट्स के लिए जो है बंद कर दिए गए हैं, और वही सैन्य विमानों व मिसाइलों को गतिविधि की अनुमति जो है वो दी गई है। तो कई ऐसी जगह है जहां पर सिविल फ्लाइट्स की अनुमति जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, स्थायी रूप से रोक दिया गया है। देश के कई हिस्सों, अगर बात करें पश्चिम, पूर्वी, मध्य अरब सागर तक में एक साथ कई नोटम जो है वो जारी किए गए हैं। ये असामान्य और बड़े पैमाने पर सुरक्षा सैन्य तैयारी का संकेत देता है। वहीं अगर हम बात करेंगे सिविल उड़ानों की, तो कुछ मार्गों पर रोक दिया गया है। वहीं सेना को अभ्यास और ऑपरेशन के लिए जगह जो है अब वो दी गई है। जरूर देखिए, अगर हम बात करेंगे कई कनेक्शन जो है अब वो इसमें निकलते हुए सामने आ रहे हैं। जांच की जा रही है और इसको ऑफिशियली एक टेरर अटैक जो है वो सरकार की तरफ से बताया गया है। तो जहां तक जितना भी टेररिस्ट का जो तार होता है वो पाकिस्तान से जरूर जाके जुड़ता है। और जब यहाँ पर नाम भी निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, तमाम उनके ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे जुड़ते हुए ये नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी यहाँ पर घबराया हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से भारत जो अपनी तैयारी में लगा हुआ है, अगर बात करेंगे जो कई इलाके हैं जिसके लिए नोटम जारी किया गया है, जहां पर सिविल फ्लाइट्स के लिए रोक दिया गया है, जहां पर जो वायुसेना है वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूपी एमपी समेत क्षेत्रों के ऊपर के रूट में भी बदलाव जो है वो यहाँ पर किया गया है। पाकिस्तान सीमा के पास भी नोटम जो है वो जारी किया गया है। पूर्व के जो चाइना और बांग्लादेश के नजदीकी समुद्री हवाई क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां पर इस तरीके से जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं। बड़े सैन्य अभ्यास, लाइव फायरिंग या मिसाइल टेस्ट की संभावना जो है वो भी यहाँ पर बनाई रखी हुई है, बनी रहती है। तो साफ तौर पर ये अभ्यास चल रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के कई जो लोग हैं, पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इस खबर के बाद घबराया हुआ नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो पाकिस्तान की सीमाएं हैं वहां पर भी नोटम जारी किया गया, ऐसे में पाकिस्तान के अंदर क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद से पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। आसिम मुनीर डरा हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं उनको भी खौफ सता रहा है। पाकिस्तान के नेता युद्ध का खतरा बता रहे हैं। बांग्लादेश
से भी चिंताजनक सुराग जो है वो आ रहे हैं। कुल मिलाकर इलाके में तनाव जो है वो बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी जो धमाका हुआ उन्होंने उसकी जिम्मेदार जो है वो भारत को ठहराया, बल्कि कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी जो है वो कोई और ले चुका है। उसके बावजूद भी क्योंकि जो वो खुद करते हैं उनको लगता है दूसरा भी वही कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर से इन सभी चीजों में यहाँ पर सामने रिवील होता हुआ उनका जो असली चेहरा है वो आ रहा है। इसके बाद अब देखना होगा कि आखिर अगला स्टेप, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, हर एक तार यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है और सबसे प्रायोरिटी पे ये है कि और कोई भी खतरा भारत के ऊपर ना मंडरा रहा हो। तो उस सारे खतरों को खत्म करना, सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी जो है अब वो ऊपर रखी गई है और सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर कितने लोग, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या प्लानिंग चल रही थी, क्या कुछ देश के अंदर ही बैठकर लोग जो है वो कर रहे थे, किसके संपर्क में थे। हर एक चीज को पता लगाने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि जो भी इसमें शामिल होगा उसको जरूर उतना ही जो है कह सकते हैं पनिशमेंट जो है वो मिलेगी जिसके वो लायक है, और जस्टिस जो है जो लोग इसमें घायल हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनको जस्टिस जो है वो जरूर दिलवाया जाएगा। तो फिलहाल ये देखना होगा, क्योंकि लगातार गतिविधियां जो है चाहे वो वायुसेना की हो वो तेज हो गई है। जी जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी जारी है, ऐसे में लगातार कई सारे कनेक्शंस जो है निकलकर सामने आए हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ साथ जो तुर्की कनेक्शन है वो भी निकलकर सामने आया। आरजू जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से उमर है जो प्राइम एक्यूज कह सकते हैं, जिसको जो उस वक्त वो गाड़ी चला रहा था जिसमें ब्लास्ट हुआ, जो रेड फोर्ट पर मौजूद थी, जिसके बाद 8 लोगों की मौत हुई, 20 लोग घायल हुए। उमर जो है वो ब्लास्ट से पहले तुर्की गया था और जानकारी ये मिल रही है कि पूरे भारत को डहलाने की या फिर ये कहें कि भारत को चोट पहुंचाने की, धमाके की प्लानिंग जो है अब वो तुर्की में की गई थी। तो इसके बाद से ही लगातार ये तुर्की कनेक्शन जो है वो निकलता हुआ सामने आ रहा है, जिसको लेकर भी पुलिस जो है वो जांच आगे बढ़ा रही है, जांच एजेंसियां जो है वो जांच को आगे बढ़ा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुर्की पुलिस के साथ भी संपर्क जो है वो किया जाए, ताकि और जानकारी जो है वो इकट्ठा की जाए कि आखिर क्या क्या मूवमेंट वहां पर देखने को मिला था, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर भी उमर की मुलाकात जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके जो सहयोगी है या तो उस ग्रुप का जो मेंबर है उससे हुई थी। तो कई सारी चीजें हैं वो जो धीमे धीमे रिवील हो रही है, निकल कर सामने आ रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कई सारे राज जो है वो यहाँ पर खुलते हुए नजर आएंगे और कई नए चेहरे जो है अब वो सामने आएंगे। जी जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर जिस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है, नए चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार जो ये धमाका हुआ है, जो पूरी साजिश थी, षड्यंत्र था, इसकी नई नई परतें जो है खुलती चली जा रही हैं। आरजू, एक और छापेमारी जो है वो देखने को मिली जिस तरीके से फरीदाबाद में, और एक और अलर्ट जो है जारी किया गया था लाल इको स्पोर्ट्स कार को लेकर, वो भी बरामद कर ली गई है। उसको लेकर क्या जानकारी मिली? कार के अंदर क्या कोई विस्फोटक था या उसको लेकर अभी अपडेट आना बाकी? जी बिल्कुल, देखिए जो i20 कार थी वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट में इन्वॉल्व थी और जिसको लेकर पुलिस लगातार जो उसके, क्योंकि चिथड़े जो है उस ब्लास्ट के बाद उस कार के उड़ गए थे, तो जो भी कुछ बचा था उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है कि आखिर क्या कुछ उस कार के अंदर मौजूद था इसका पता लगाने के लिए। लेकिन उसके साथ ही पुलिस की तरफ से एक और कार है जिसकी इंफॉर्मेशन रिवील की गई है, जो कि इको स्पोर्ट्स कार है, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस को शक है कि उसमें कुछ हो सकता है, जिसके बाद से ही लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है और वो नंबर भी रिलीज किया गया है ताकि लोग जो है अब वो उसको देखकर अगर उनको कहीं पे भी वो गाड़ी नजर आती है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके और खतरे को टाल सके। जी जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर लगातार जो है पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर आरजू, जिस तरीके से अगर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर बात करें, कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में भी केंद्रीय सरकार ने ये माना कि ये एक आतंकी हमला था। जी बिल्कुल, देखिए बात करें तो प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर गए थे और उन्होंने भूटान में भी ये कहा था कि मैं बहुत भारी मन से आज यहाँ आया हूँ क्योंकि भारत की और मेरी कमिटमेंट थी, इसलिए मुझे आना पड़ रहा है। लेकिन इसमें जो भी इन्वॉल्व है उसको जरूर एक कड़ी सजा जो है वो मिलेगी और जस्टिस उन लोगों को मिलेगा जो भी इसमें घायल हुए या जिनको चोट पहुंची है।
उसके बाद वो तुरंत भारत पहुंचे और उन्होंने एलएनजेपी में लोगों से मुलाकात की, जो घायल थे उनसे मुलाकात की, डॉक्टर से अपडेट लिया। उसके बाद एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई जिसमें सबसे पहले श्रद्धांजलि जो है उन लोगों को दी गई जिनकी मौत हुई इस पूरे ब्लास्ट में, जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और कहीं ना कहीं ये क्लियर कर दिया गया कि ये एक टेररिस्ट अटैक था, क्योंकि लगातार ब्रीफिंग जो है वो अमित शाह के दौरान अमित शाह को और होम मंत्री अमित शाह को और इसके साथ ही प्रधानमंत्री को भी ब्रीफिंग लगातार की जा रही थी, जिसके बाद पहले थोड़ा वेट किया गया, पता लगाया गया। जैसे 2 दिन गुजरे, इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि किसी कंक्लूजन पे तुरंत जाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए जांच के बाद प्रधानमंत्री को ये ब्रीफ किया गया। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग के में ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये भारत पर टेररिस्ट अटैक था, जो कि उनके देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये अब देखने को मिलेगा कि आखिर भारत का क्या इस पे रुख होता है, या भारत आगे क्या कुछ करने वाला है। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि आगे किस तरीके से कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आरजू आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। दिल्ली के लाल किले पर